बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं। उस व्यक्ति ने ये सारी खूबियां अपने दम पर खुद के भीतर विकसित की है और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर ने उसे इसीलिए बनाया था कि वो बड़ा होकर कुछ अच्छा काम करे और समाज में और राष्ट्र में लोग उसको जाने उसके नाम से। आप हैं श्री सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी। सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी अजमेर में रहते हैं और अजमेर में रहकर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं साहित्य की दुनिया में जो उनको साहित्य के आकाश में एक नक्षत्र सा चमकता हुआ दिखता है और वो लाइफ लॉन्ग लर्नर अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। 104 किताबें अभी तक लिख चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके लेखन का सफर जारी है और भी बहुत सारी बातें हैं सुरेश कुमार श्रीचंदानी में। आइए जानते हैं उन्हीं से, उनके श्रीमुख से। श्री सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी, आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सुरेश जी, बहुत सारी बातें हमने अपने श्रोताओं से आपके बारे में बताई हैं। आप मूलतः एक इंश्योरेंस कंपनी में अनुवादक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो दूसरा पक्ष है वो एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में भी हमारे सामने आता है। अभी तक जो आपने लेखन कार्य किया है काफी बड़ा और विस्तृत है और उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जानें कि आपका जो जन्म था, आपका बचपन अजमेर में कहाँ हुआ? मैं अजमेर में ठठेरा चौक का निवासी हूँ जी। वहीं पे मेरा आसपास प्राथमिक विद्यालय है, ऊसरी गेट। वहां तक मैंने 5वीं कक्षा तक अध्ययन किया और मिडिल स्कूल वहां पे वो भी नजदीकी है, वहां मैंने 8वीं तक अध्ययन किया। उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं वो भी मेरे घर के नजदीक ही आदर्श शिक्षण संस्थान जी, वहां से मैंने नियमित रूप से अध्ययन किया। उसके बाद मैंने मेरे प्रथम वर्ष बीए की ग्रेजुएशन की प्रथम वर्ष की तैयारी कुछ की थी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में उसका प्रवेश भी लिया था, लेकिन कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी कि वो बीच में अवरोध आ गया। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैं रोजगार से जुड़ गया। भारतीय संचार निगम जिसे आज कहते हैं, उस समय उसे टेलीफोन विभाग कहा जाता था जी। उसमें मैं सहायक के पद पे नियुक्त हो गया। ये कौन से सर की बात है? ये वर्ष 1982-83 की बात है। आपका जन्म 1962 में हुआ? मेरा जन्म 1962 में हुआ। अच्छा, और 82 में आप नौकरी में आ गए? 83 में नौकरी में आ जी। गए। जी। तो नौकरी का जो पहला दिन था, पहला फेज था, वो कैसा रहा? जी। पहला दिन में हमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 महीने की ट्रेनिंग तो यहाँ जयपुर में आदर्श नगर में प्रशिक्षण संस्थान है जी। वहां पर मैंने थ्योरेटिकल जो सैद्धांतिकी की ट्रेनिंग ली थी और 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मुझे वहां हमारे ब्यावर ऑफिस था, डीईटी ऑफिस उसमें कहलाता था, डिविजनल इंजीनियर टेलीग्राफ। उसमें मुझे 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई और 5 दिसंबर 1983 से मेरा कार्य आरंभ शुरू हो गया था जी। तो उस समय यद्यपि मुझे अप डाउन करना पड़ता था, फिर भी मुझे रोजगार का अवसर मिला था तो सुखद ही लग रहा था। रोजगार से जुड़ने के बाद जब मैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया तो मैंने मेरे जो अध्ययन क्रम टूटा हुआ था उसको पुनः शुरू करने की कोशिश की। अच्छा, जब तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी? नहीं, ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन तो मैंने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दी थी। फर्स्ट ईयर भी पूरी नहीं हो पाई थी। तभी आपका जॉब आ गया? जॉब आ गया। फिर जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की तो वो मैंने उस पीरियड को रिकवर करने के लिए एक यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद की, वो 1 सिटिंग में एक ही अटेम्प्ट में सारे के सारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के पेपर देने की सुविधा देती थी जी। उसको 1 सिटिंग कोर्स कहते थे, बीए 1 सिटिंग, अच्छा। बीकॉम 1 सिटिंग। तो मैंने वहीं से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमए की डिग्रियां जैसे एमए हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये सब लेना शुरू की। तो जैसे जैसे मैं पहले तो सोच रहा था एमए इंग्लिश करके छोड़ दूंगा, एमए हिंदी करके छोड़ दूंगा। फिर जैसे मैंने एमए इंग्लिश की और एमए हिंदी कर ली, कंप्लीट होगी, तो मुझे अपने आप में ऐसा कुछ वैक्यूम सा अनुभव हुआ। अब क्या करें, आगे क्या करें। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अपने को आगे कुछ करते रहना चाहिए क्योंकि अपन इस क्षेत्र में रुचि भी रखते हैं और इस क्षेत्र को काफी जान भी चुके हैं।
एक दृष्टि से कुछ अपन इसमें इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। अच्छा। तो इसको कंटिन्यू करके देखें, इसमें क्या क्या अपने को अनुभव मिलते हैं। ये पहल तो ये जिज्ञासा थी मेरी। अच्छा। फिर आगे चल करके जैसे मैं ये एक पत्रकारिता का डिप्लोमा यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ से कंडक्ट किया जाता था, पत्राचार विश्वविद्यालय, वो आगे चल करके कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। उनका सबसे पहला कोर्स था पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। अच्छा। मैंने उसको भी 1988 में जैसे पूरा किया, तो फिर भी मुझे वो थोड़ा अपने अंदर से वो वैक्यूम की अनुभूति होने लगी, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। अच्छा। तो एक दिन मैंने यहाँ जो है एक नागपुर के श्रीकांत झिकार साहब हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सी समरी आई थी कि उनके पास 18 डिग्रियां हैं और वो आईएएस भी हैं, वो डॉक्टरेट भी हैं। आगे चल करके वो संस्कृत विद्यापीठ के कुलपति भी बने थे जी। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने थे। अच्छा। लेकिन आज की तारीख में वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे उनके उस पत्रिका के इतिहास को पढ़ करके काफी प्रेरणा प्राप्त हुई कि मुझे डिग्रियां लेते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। श्री चंदानी जी, जब आप अंडर ग्रेजुएट थे और आपका जॉब आ गया जी सर, और जाहिर तौर पर एक बहुत खुशी की बात थी परिवार में कि चलो बेटा जॉब में आ गया, अभी जबकि पढ़ाई चली रही है जी। फिर आपका बीएसएनएल छोड़कर ये इंश्योरेंस कंपनी में आना हुआ जी। ये कैसे हुआ? मैं जब बीएसएनएल में था तो वहाँ हिंदी पखवाड़े के दौरान जो कार्यक्रम होते थे वो मुझे ही सौंपे जाते थे और कुछ जो प्रतियोगिताएं होती थी मैं उनमें भी पार्टिसिपेट करता था। तो जैसे ही फर्स्ट सेकंड प्राइज आता था तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी अपना प्लस पॉइंट है जी। इसको भी अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैं जो है वो रोजगार समाचार भी पढ़ता ही रहता था। उसमें वैकेंसियां आती थी, हिंदी अधिकारी, हिंदी सहायक, हिंदी अनुवादक। अच्छा। तो ये हिंदी अनुवादक शब्द एक बार मुझे क्लिक कर गया कि इस पद के लिए अपन क्यों नहीं कोशिश करें और इसकी क्या क्या तो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, इनको फुलफिल करने के लिए जो जो कुछ कर सकते हैं उसमें कुछ अपन आगे बढ़ें। तो मुझे ये पता चलता है कि एक दिल्ली में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, वहां अनुवादकों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैंने हमारे किसी संपर्क सूत्र के थ्रू वहां से कुछ पता करवाया कि उस ट्रेनिंग को कैसे लिया जा सकता है। तो वहां उन्होंने बताया मुझे कि ये जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है इसमें कोई भी प्राइवेट आदमी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। अच्छा। और इसमें सरकार के द्वारा जो प्रायोजित कैंडिडेट होते हैं, हिंदी पदों पे काम करने वाले नॉमिनेटेड या और कुछ जो हैं जो हिंदी में इंटरेस्टेड हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उस समय वो 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग मुझे मिल नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने एमए इंग्लिश करने की सोची ताकि मैं हिंदी अनुवादक पद के लिए एलिजिबल हो सकूं। अच्छा। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भारत सरकार की, उसमें सबसे पहले मुझे हिंदी अनुवादक पद के लिए अवसर मिला। मुझे भीलवाड़ा नियुक्ति दी जा रही थी और पब्लिक सेक्टर के रूप में दी। उन्होंने भी मुझे जो है हिंदी अनुवादक पद पे नियुक्त किया। तो मुझे उन दोनों में से चयन करना था। मुझे ये लगा कि ज्वाइन करते ही मुझे सबसे पहले पोस्टिंग यहाँ जयपुर दी गई थी। अच्छा। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय उस समय 1988 में नया खुला था जयपुर में। हाँ, 1 अप्रैल से खुला था और 10 जून को मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवादक पद के रूप में ज्वाइन किया था। बहुत दिलचस्प यात्रा है आपकी। और जो कहते हैं कि आदमी की सीखने की जो प्रक्रिया है लगातार अगर जारी रहे, जिज्ञासु प्रवृत्ति उसे कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। आपने 45 डिग्रियां ली है और डिग्री और डिप्लोमा दोनों मिला के काफी सारे अपने एमबीए, एलएलएम, एमए 8 विषयों में एमए किया है, 20 मास्टर्स डिग्री है और 20 डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा डिग्रियां हैं आपके पास में। जैसा आप बता रहे थे कि आप उन महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से प्रेरित होकर लगातार सीखते, उसके पास 18 डिग्रियां थी, उनके पास में आपने लगातार जारी रखा। आपका मन नहीं भरा कि नहीं, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 18 के बाद में 19 या 20 हो गई तो मैं रुक जाऊं, फिर भी आप लगातार पढ़ते रहे? जी सर, ये रिकॉर्ड का जहां तक प्रश्न है तो ये रिकॉर्ड ऐसा है कि ये मैं तोड़ नहीं सकता। अच्छा। ये तो उस समय मुझे पता चला था कि श्रीकांत झिकार साहब हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं। अच्छा। और इस तरह से वो डिग्रियां अपने अधिकार में किए जा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में इस तरह से डिग्रियां लेने वाले बहुत सारे और भी लोग हैं। एक प्रतिभन साहब हैं, वहां के
मद्रास के, चेन्नई के, मेरी बात हुई थी जी। मैंने उनसे पूछा था कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं तो उन्होंने कहा इस समय 141 हैं। 141? हाँ। अच्छा। जबकि मैंने जो अखबार में समाचार पढ़ा था उसमें यह था कि उनके पास 140 डिग्रियां हैं, लेकिन मेरे बात करते उनके पास 141 हो गई। तो अब हो सकता है और ज्यादा हो गई हो। हाँ हाँ। और ऐसे ही एक विशाखापट्टनम के पीजे सुधाकर साहब हैं, हाँ। उनके पास 120 डिग्री है। अच्छा। हाँ। एक बेंगलोर के कोई सोम सुंदरम रंग सुंदरम है, उनके पास भी बहुत सारी डिग्रियां हैं। इस लिहाज से अगर श्री चंदानी जी मैं देखूं तो अभी तो आपकी पढ़ने की प्रक्रिया जारी है जी। आप और भी डिग्रियां लेंगे? डिग्रियां तो मैं फिलहाल ये नहीं सोच रहा हूं कि मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने एक ध्येय बना रखा है कि प्रतिवर्ष एक एग्जाम देना ही देना है। अच्छा। हाँ, एक डिग्री कोई ना कोई लेनी है। डिग्री डिप्लोमा आजकल जो है वो यूजीसी की तरफ से स्वीकृत है जी। उसकी परमिसिबल है कि ली जा सकती है। हाँ हाँ। और कुछ समय पहले ये भी कर दिया कि एक साल में 2 डिग्रियां भी ली जा सकती हैं। बात खूब। तो मेरा विचार फिलहाल यही है कि एक डिग्री लेकर के इससे मुझे काफी अच्छा लगता है कि जो मेंटल कैपेसिटीज हैं, किसी भी आदमी की मेंटल कैपेसिटीज होती हैं, उनको जब इस तरह से ये खुराक मिल जाती है तो वो एक्टिवेट रहती हैं। यानी आपका दिमाग, पढ़ने वाले का दिमाग लगातार चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है क्योंकि ये ज्ञान की दुनिया है, इसका कोई छोर नहीं है, इसका अंत कोई नहीं। आदि नहीं, कोई अंत नहीं, अनंत है, गतिशील है, सतत है, इंटरकनेक्टेड है। जी, जी, एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा हुआ है। एक विषय से दूसरा विषय जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी एक विषय को पढ़ने में परफेक्ट बनने के लिए दूसरा विषय भी पढ़ना पड़ेगा। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं लेखक और लगातार सीखने के लिए प्रेरित रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास में अनेक डिग्रियां हैं और अभी भी उनका अध्ययन जारी है, श्री सुरेश कुमार श्रीचंदानी। श्री चंदानी जी, बचपन से लेके कॉलेज और फिर नौकरी का जो दौर आया, इसमें भी काफी आपकी चुनौतियां रही। पढ़ने का भी आपका सिलसिला लगातार जारी रहा नौकरी के साथ साथ। कैसे बैलेंस किया आपने नौकरी को और अपने अध्ययन को? डिग्रियां लेने का जो आपका अभियान था कि भाई पढ़ाई भी बाधित न हो और मेरी नौकरी भी आसानी से चलती रहे। मैं नौकरी में जब जुड़ा, मैंने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे नौकरी के कामकाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं एफिशिएंटली करने की कोशिश करता था और साथ ही साथ उसमें कभी ऐसा सोचता था कि इसमें आगे वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। तभी मेरी रुचि जो है पढ़ने में हुई। फिर मैं कुछ समय पढ़ने के लिए निकालता, नौकरी के अलावा मैं कुछ समय पढ़ने के लिए निकाल लेता था। और शुरू शुरू में तो मुझे जो अप डाउन करना पड़ा था उसमें मेरा समय जाता था। अगर वो मैं सोचता हूं आज की तारीख में, हालांकि ये ऐसी बातें सोचने में आदमी अपने आप को खुशी करता है और कुछ नहीं होता है जी। कि वो मुझे अप डाउन नहीं होता तो हो सकता है 1-2 डिग्रियां मेरे पास और होती और ज्यादा होती। तो वो जो समय मेरा अप डाउन मेरा खत्म हुआ, उसके बाद मैंने ये कंटिन्यू किया कि प्रतिदिन 1 घंटा कुछ न कुछ पढ़ना है। और अखबारें पढ़ने का शौक मुझे ज्यादा था। मैं एक दिन में 4-4 अखबारें पढ़ता था। और शरद जोशी साहब का एक प्रतिदिन नाम से कॉलम आता था, मैं उसको छोड़ता ही नहीं था। बहुत से अच्छे अच्छे जो पत्रकार थे, जो लेखक थे, उनको मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करता था। कुछ समय पहले ध्यानाकर्षण नाम से वेद व्यास जी लिखते जी, मैं उनको पढ़ता, राजेंद्र माथुर साहब को पढ़ता, कमलेश्वर जी को पढ़ता। इस तरह से मेरे रुचि के लेखक कवि बहुत सारे थे जिनका जो भी प्रकाशित साहित्य था जो उनकी तरफ से प्रस्तुत किया जाता था और उसमें कुछ लेटेस्ट जो चीजें होती थी। खुशवंत सिंह साहब लिखते, उनका एक कॉलम था, उसमें बहुत राष्ट्रीय स्तर की ज्वलंत बातों पे, समसामयिकी पे बहुत सारी बातें होती थी जिनसे मेरा नॉलेज भी अपडेट होता था। और मुझे उसमें रुचि होते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। जो मेरे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होती थी तो उससे भी मुझे लगता था कि कंसेप्चुअल स्किल्स डेवलप होना, इस तरह से डेवलप होना,
यानी इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है। यानी हमारे दिमाग के जितने भी संशय हैं, हमारे भ्रम है जी, वो सारे के सारे अखबार निकाल देता है। प्रिंट मीडिया में जो ताकत है शब्दों की, छपे हुए शब्दों की जी, वो उससे भी हम अपने आप को जो है लगातार दिशा सीख सकते हैं, दिशा मिलती बिल्कुल है। दिशा मिलती है। अच्छा, नौकरी करते हुए और ये तमाम डिग्रियां हासिल करते हुए फिर आपके मन में आया विचार कि मैं कुछ लिखूं, जी, और आपने एक पहली किताब लिखी 2000 के आसपास। 104 किताबें अभी तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। तो पहली किताब का जो ताना बाना था, कैसे विचार बना उसका और क्या उसकी पृष्ठभूमि रही? एक बार क्या हुआ, मैं बस में जा रहा था, मुझे वो डेट भी याद है, 22-23 सितंबर, इलाहाबाद की बस में मैं बैठा हुआ था। तो बस में बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था कोई एक देशभक्ति की सबसे बड़ी कविता लिखी जाए। अच्छा। इतनी बड़ी कविता लिखी जाए जो कहीं नजर नहीं आ रही हो, या समझो कि वो एक दुर्लभतम साहित्य हो। जी। उसके बाद वो बात थी 1993 की। तो मैं उस पे लग गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। रोज 2-2, 3-3 दोहे मुक्तक टाइप ऐसे लिखता जाता था और उनको ऐसे रिकॉर्ड करता चला जाता था। कभी बीच में छूट जाते, कभी ज्यादा भी लिख लेता मैं, लेकिन उनको जैसे ही मैंने कलेक्टेड रूप में एक जगह रख दिया तो वो मांगने लग गए मेरे से कुछ। अच्छा। कि अब मुझे जो है इनको कंप्लीट करना चाहिए। फिर भी समय लगता रहा उसमें काफी 4-5 साल लग गए। जी। जब मैंने 1999 में लंदन के विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिभागन किया तो वहां पर मुझे मॉरिशस के राष्ट्र कवि से अंत्यक्रिया करने का अवसर मिला। जी। और मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की कि राष्ट्र काव्य, राष्ट्रीय काव्य धारा का काव्य उनकी दृष्टि में क्या है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे काफी बातें बताई जिससे मुझे अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस और जगा। और फिर उस समय मैंने विचार किया कि अब इस पुस्तक को जल्दी ही प्रकाशित रूप में आना है। मैंने वहां से आते ही उसको एकदम संपन्न किया। फरवरी सन 2000 में वो संपन्न हो गई और प्रकाशित भी। देशभक्ति का जो विषय था काफी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है ये, और इस पर लिखना आसान नहीं होता। और आपने पूरी की पूरी एक जो पहली पुस्तक थी आपकी देशभक्ति पर लिख दी। ये पद्य रूप में थी, कविता में? ये पद्य रूप में 3001 मुक्तक हैं इसमें। अच्छा। मनहरण मुक्तक। मनहरण। हिंदी साहित्य में मनहरण मुक्तक के बारे में छंद विधान की बातें बताई गई हैं। मैंने उस दृष्टि से जो पहली पंक्ति होती है उसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरी पंक्ति उसमें 15 मात्राएं होनी चाहिए। मैंने उस विधान को निभाते हुए मुक्तक तैयार किए। 3001 मुक्तक हैं और राष्ट्रीय काव्य धारा में ऐसी किताब मुझे नजर नहीं आई। तो आपने तो एक सहज रूप से पहली किताब लिखने का प्रयास किया। इस पर जो प्रतिक्रिया मिली आपको जी वैसी ही थी जैसे आप सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छी पॉपुलर होगी, लोग पसंद करेंगे? हाँ हाँ। क्रिटिक्स ने जो उसकी आलोचनाएं लिखी जी या उसकी प्रशंसाएं लिखी, जी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली? प्रतिक्रियाएं मुझे भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से भी मिली। उन्होंने मुझे लिख करके भेजा, आई एंजॉयड रीडिंग ऑफ योर पोएम बुक भारत भारतीयता एंड भारतीय नायक। You have made good efforts in bringing out the glory of our civilization. This will inspire our younger people to work hard and make India a developed nation. राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रवाद के विकास में इस भावना को प्रेरित करने के लिए जो इतनी अच्छी पुस्तक लिखी उसके लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने प्रशंसा भेजी। निश्चित मुझे जिस समय उन्होंने भेजी थी उस समय वो राष्ट्रपति बने नहीं थे। उस समय वो प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। ये सन 2000 की बात थी। अच्छा। और राष्ट्रपति उनका बनना सन 2002 में हुआ था, जुलाई 2002 में। उस समय के शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी साहब, उनसे भी मुझे प्रतिक्रिया मिली। मैंने पुस्तक के कुछ भाग के अंश देखे हैं। भारत की विभूतियों के बारे में छोटे छोटे मुक्तक बहुत अच्छे हैं। श्री चंदानी जी, जब हम कोई एक अच्छा रचना कर्म करते हैं और वो छपे हुए शब्दों में पुस्तक के रूप में समाज के सामने आता है
तो निश्चित तौर पर हमको बेहद आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने एक अच्छा काम किया। फिर आपने एक और स्पेशल विशेष प्रकार की पुस्तक लिखी, बीमा परिभाषा कोश। इंश्योरेंस कंपनी में रहते हुए ही ये विचार आया इसका विषय कि बीमा पर जो है बीमा की परिभाषा क्या है और इस पर एक कोश तैयार किया जाना चाहिए। ये शायद पहला कोश है हिंदी पुस्तकों में। जी जी जी। ये था कि मैं जैसे पहले तो मैंने शुरुआत करी थी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की। उसके बाद जो ईश्वर की कृपा से मुझे जॉब मिला वो हिंदी से जुड़ा हुआ जॉब मिला। मतलब जैसे मैं हिंदी अनुवादक बना तो मुझे पता चला कि हिंदी अनुवादक की जॉब रिक्वायरमेंट में ये है कि हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद भी करना है, हिंदी की सेवा भी करनी है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है, हिंदी साहित्य का वर्धन भी करना है। अच्छा। और इस तरह से ये मल्टीपल एक्टिविटीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। पत्रकारिता भी हिंदी की सेवा में आता है, शिक्षण भी हिंदी की सेवा में आता है, प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो राजभाषा कार्यान्वयन कार्य है ये भी हिंदी की सेवा में आता है। रिसर्च, शोध, अनुसंधान, मैंने जो कुछ डिग्रियां ली इनमें जो जो परियोजना कार्य थे, जो थीसिस थे, जो डिसर्टेशन थे, वो मैंने खुद मेरे स्तर पे ही तैयार किए। और ये जो हिंदी में थे ये भी हिंदी सेवा के विविध आयाम थे। जैसे मैं हिंदी से जुड़ गया तो मुझे इन सब आयामों में रुचि लेने के लिए एक स्वाभाविक ग्राउंड मिल गया। तो मैं उसमें बस थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाता रहा। स्वाभाविक रास्तों पर चलते हुए आप अपनी राष्ट्रभाषा की सेवा करते रहे। आमतौर पर माना जाता है कि अनुवादक जो है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करेगा और अंग्रेजी से हिंदी, बस इतना ही उसका काम है। लेकिन आपने इसका एक व्यापक परिभाषा दी है कि हिंदी अनुवादक कितने तरह से अपनी राष्ट्रभाषा की सेवा कर सकता है और हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये काम करते करते ही आपको जो है विश्व हिंदी सम्मेलन में पत्र वाचन का मौका मिला। आपने अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों में पत्र वाचन किए हैं। पहली बार जब आप सम्मेलन में गए, उसमें जब पत्र वाचन किया, वो अनुभव कैसा था? मैंने लंदन के सम्मेलन में पत्र वाचन किया था। उस समय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ियां हिंदी क्षेत्र से जुड़ेंगी। जैसे जैसे किसी भी फील्ड में यंग ब्लड जुड़ते हैं वैसे वैसे उस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होता है और उस क्षेत्र को गति मिलती है। इस विषय पे मैंने मेरा वहां पर पत्र वाचन किया था जी। लेकिन इसके बाद हिंदी को जैसे मैं कुछ ज्यादा रुचि से समझने की कोशिश करता था तो इसमें मुझे और ये पता चला कि ये हिंदी के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। हिंदी का साहित्यिक भाषा का रूप अलग है, विश्व भाषा का रूप अलग है, वैज्ञानिक हिंदी अलग है, फंक्शनल हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी अलग है। अच्छा। पत्रकारिता की हिंदी अलग है और विज्ञान की अलग? विज्ञान की अलग है। विज्ञान की तो बताया मैंने, विज्ञान की हिंदी अलग है। अच्छा। हाँ। और ये कुछ टेक्निकल शब्द ऐसे हैं कि जिनके लिए भारतीय तकनीकी शब्दावली आयोग है, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है जी। जिसकी तरफ से विज्ञान ही नहीं जितने भी ज्ञान के डिसिप्लिन हैं, जितने भी ज्ञान क्षेत्र हैं, उनके परिभाषा कोश और उनके जो शब्द संकलन की किताबें प्रकाशित करने का दायित्व है उनका। और उनकी जो शब्दावलियां होती हैं उनको भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक आदेश में कहा गया है कि उनको ऑथेंटिक माना जाना चाहिए। अच्छा। इतनी लंबी यात्रा अभी आपकी। लेकिन मैं जिस बीमा क्षेत्र से जुड़ा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहीं पता करूं कि बीमा की कोई शब्दावली पारिभाषिक रूप में कहीं मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। यहां तक मैं जो है कई किताबों की दुकानों पे जाता था, वहां पर नहीं मिलती थी। लाइब्रेरियों में जाता था, वहां नहीं मिलती थी। एक जगह तो मैं ऐसी जगह गया जहां मुझे खुद वो ढूंढ करके पता करना पड़ा, वहां भी नहीं मिली। तो मैंने कहा इस गैप को पूरा करने के लिए अपन अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। मैंने 2018 से कुछ शुरुआत की कि बीमा परिभाषा कोश पे कार्य किया जाए। वो ईश्वर की कृपा से मुझे उसमें सफलता मिली। दिसंबर 2019 में ये बीमा परिभाषा कोश तैयार हो गया, जो हिंदी में है
और मुझे कहीं मिला नहीं, तो मेरे ख्याल से ये दुर्लभतम है। यानी आपने काफी खोजबीन की, प्रयास किया, लेकिन आपको नहीं मिला, तो आपने स्वयं ने बीमा परिभाषा कोश लिखने की ठान ली और उसको पूरा भी कर लिया 2019 में। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और व्यक्ति की सफलता में सिर्फ उस व्यक्ति की मेहनत के अलावा कुछ और लोग भी योगदान करते हैं, जैसे परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग। आप एक सफल लेखक हैं, 104 किताबें अभी तक आप लिख चुके हैं, और अभी भी आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिग्रियां लेने की अभी तक आपकी भूख मिटी नहीं है। आपकी सफलता के पीछे कौन कौन लोग हैं जिनको आप इस समय याद करना चाहेंगे, उनका नाम लेना चाहेंगे? मेरी 2 सगी बहनें हैं। एक दिल्ली में है, ज्योति शर्मा जी, और एक पीलीभीत में है, कांता श्रीचंदानी, वो मेरी छोटी सिस्टर हैं। उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। अच्छा। और मेरे परिवार के सदस्यों में जैसे मेरे माता पिता थे, उन्होंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान रखा कि मैं जो भी पढ़ने लिखने का काम करता था उसमें उन्होंने मुझे छोड़ दिया अलग तरीके से। कुछ भी करते रहो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते और कोई हस्तक्षेप भी नहीं करते, और ये भी नहीं कहते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उससे मुझे बहुत संबल मिला। तो मुझे एक जो कहते हैं कि फेवरेबल एनवायरनमेंट वो मिल गया, और ये आदमी के पास अपनी तरफ से जो भी उसकी टैलेंट है या जो भी उसका खुद का विचार है, जो भी उसको कुछ करना है, उसका जो भी इरादा है, वो भी तब ही मटेरियलाइज हो सकता है, मूर्त रूप तभी ले सकता है जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले। तो उस एनवायरनमेंट में मुझे ये काम करने को मिल गया है, सौभाग्य समझता हूं मैं। सुरेश कुमार श्रीचंदानी आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं। श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। सुरेश जी, एक सवाल अभी और भी है। अक्सर जब हम लड़कपन में होते हैं, स्कूल कॉलेज में, हम सपना देखते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, और जिंदगी कुछ ऐसी करवट लेती है कि हम जो चाहते हैं वैसा होता नहीं और किसी दूसरे मोड़ पर ले जाती है। आपके साथ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था? जैसे जैसे आप चल रहे थे, आपके सपने जो देखे थे आपने, वो वैसे के वैसे ही हुए या कुछ और हुआ? ये सर एक अंग्रेजी का शब्द है, विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड, इसको हिंदी में कहते हैं उलटफेर। उलटफेर ये शब्द बहुत ही चैलेंजिंग शब्द है, आसान नहीं है। आसान नहीं है जी। मैं जैसे ये अध्ययन जारी रखता हूँ या लिखना पढ़ना, जो लेखन भी जारी रखता हूँ, उस लेखन में भी मुझे ये जरूरत पड़ती है कि एक एक शब्द के मर्म को समझने की कोशिश की जाए। इस शब्द को तो जैसे कहते हैं कि वो माया होती है, वो जो होता है दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, वो भी उलटफेर है। ये अंग्रेजी का विसिट्यूड शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को प्रभावित करता है। मैंने जो ये किताबें तैयार की हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें हैं, इनमें मुझे भी कदम कदम पे ये उलटफेर की स्थितियां देखने को मिलती रही, तो मेरी जिंदगी में भी उलटफेर होता ही रहा। ये शब्द जीने के लिए आदमी अगर इसको देखे तो उसको कई जन्म चाहिए कि ये उलटफेर क्यों होती है, कैसे होती है, इसका क्या है आखिरकार। जीवन चल रहा है, जगत भी चल रहा है, लेकिन उलटफेर ही है। माया जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। जादूगर है, जो जादूगर है वो हाथ की सफाई दिखा रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं हाथ की सफाई दिखा रहा हूं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, कोई और करवा रहा है, वो करवा रहा है। अच्छा, हाँ, ये उलटफेर कैसी होती है, कुछ इसके बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं बनती। डिसीजन मेकिंग के सिद्धांत हैं, डिसीजन मेकिंग के अनुभव हैं, वो उनका एक सीमा तक ही यूज है, उससे आगे नहीं है। सुरेश श्रीचंदानी जी, अभी जबकि आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि डिग्रियां आप लगातार ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन लोगों से प्रभावित हैं, न केवल उनके संपर्क में भी हैं जिनके पास 100 से भी अधिक डिग्रियां हैं। आप लगातार पढ़ते रहते हैं और डिग्रियां लेने का एक जो है सिर पर भूत सा सवार है कि मैं और पढ़ता जाऊं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं,
कभी आपके बच्चों ने टोका नहीं कि क्या ये दिन रात पढ़ना लिखना छोड़ो, बहुत हो गया? क्या प्रतिक्रिया रहती है बच्चों की? सब मुझे टोकते ही रहते हैं। अच्छा। सब टोकते हैं कि ये ऐसा क्या है। हाँ। ये जो है अजूबापन का काम है और हमने कहीं देखा नहीं। जो भी मुझे मिलते हैं सब कहते हैं कि छोड़ो इसको, आप सामान्य जीवन जियो जैसे और लोग जीवन जीते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। ये जो एक अलग ही फील्ड है, ये कईयों को समझ में नहीं आता है। आपने भी जैसे कहा है भूत सवार है, कोई कहता है आपको भूत सवार, कोई कहता है नशा लग गया है। मुझे एक कोई वहां के नागपुर के गुप्ता साहब ने पत्र लिख करके भेजा था कि आप डिग्रियां लेने का मोह छोड़ो, अच्छा, और कुछ लिखना शुरू करो। तो वहां से मैंने, उससे पहले मैं लिखता नहीं था, अच्छा, तो वहां से फिर मैंने लेखन शुरू किया। तो जिंदगी नई सिरे से परिभाषित हुई। तो जो आपका टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, वो यही है कि गुप्ता जी ने आपको पत्र लिखा? हाँ, और वहां से आपकी जिंदगी बदल गई? हाँ, कुछ परिवर्तन आया, मुझे तो लगा कुछ। उनसे परिचय कैसे हुआ? गुप्ता जी आपको जानते थे नागपुर वाले, या आप उनसे पहले से परिचित थे? नहीं, उनका कोई 6 किताबें भारत विद्या पे प्रकाशित हैं। एक केंद्रीय विद्यालय में वो प्रधानाचार्य के पद पे थे, लेखक भी थे। प्राचीन भारतीय साहित्य पे बहुत सारा उनका साहित्य है, वो मैंने पढ़ा था। उन पे एड्रेस मुझे वहां से मिल गया था। अच्छा। अजमेर से प्रकाशित थी किताबें उनकी। तो आपका पत्राचार के माध्यम से? पत्राचार के माध्यम से उन्होंने जो है उन्होंने भी बहुत सारी डिग्रियां ली थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनकी डिग्रियों के बारे में जिक्र करते हुए उनसे बात की थी। तो उन्होंने फिर जो अपने लेखन के काम पे जोर दिया और मुझे कहा कि आप भी लेखन के काम में आइए। तो वास्तव में मुझे वो लगा कि वास्तव में उनका वैल्यूएबल सजेशन था। लेखन के कार्य से नहीं जुड़ता तो मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त कर सकता था। आप काव्य रचनाएं भी रचते हैं और आपकी जो किताबें हैं उनके सबके विषय अलग अलग हैं। कहाँ पर आप सुकून महसूस करते हैं? कविताएं लिखने में या कुछ और तरह का साहित्य रचने में? अभी जो मैं इसमें ज्यादा गहराई से काम कर रहा हूं वो है आत्मिक व्यक्तित्व का विकास। इस पे मेरी 100 पुस्तकें एक ही थीम पे हैं। अच्छा। और देखिए कि मुझे इन किताबों में बहुत ही आनंद आया इनको तैयार करने में। सामान्य जगत में हम देखते हैं बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने विस्टिट्यूट वाली बात की, वो हर शब्द हर कंसेप्ट के साथ भी जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं आप आशावादी बनो। अच्छा। तो मैंने जो एक किताब लिखी उसमें ये लिखा कि आशावाद क्या है। आशावादी बनो, अगर हम किसी को कहते हैं आशावादी बनो तो हम उसको ये आगे गाइड नहीं करते हैं कि किस तरह का उसको आशावादी बनना है। आशावाद 2 तरह का होता है, डिस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव। अच्छा। हमें किसी को कहना है कि आशावादी बनिए तो हमें कहना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टिव ऑप्टिमिस्टिक बनो, रचनात्मक रूप से आशावादी बनो, कुछ अच्छा पॉजिटिव करो। हाँ, पॉजिटिव करो। आशावाद जो है, आशावाद के साथ नेगेटिविटी भी जुड़ी हुई है, पॉजिटिविटी भी जुड़ी हुई है, डिस्ट्रक्टिवनेस भी जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी जुड़ा हुआ है। यानी हमें आशावाद को भी समझने की जरूरत है। आशावाद को इस तरह से मैंने जितनी भी किताबें लिखी हैं उनमें सब में इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। सफलता प्राप्त कीजिए। अच्छा, ये कहने में बहुत आसान लगता है। कहने में बहुत आसान लगता है। कहा जाता है आप सफलता प्राप्त कीजिए, जबकि एक सफलता होती है हमें वो आभासी लगती है, वो असफलता से ज्यादा खतरनाक होती है। हमें वो प्राप्त नहीं करके हमें जो सफलता प्राप्त करनी है, प्रतिभा से के आभासी सफलता के बजाय वास्तविक सफलता प्राप्त करनी है। जी हाँ। प्राप्ति, जिसको प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति जो हमें प्राप्त हो जाए। हाँ, प्राप्त हो जाए, जिसका उपभोग हम कर सकें। हाँ, प्राप्ति स्वरूपा सफलता प्राप्त की जाए, न कि प्रीति जो केवल लग रही है वो। यानी दूसरों को देख करके अमुक व्यक्ति सफल है तो मैं भी ऐसा बन जाऊं। ये आभासी चीज है। हाँ, ये आभासी चीज है। हमें खुद अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अच्छा, आप अक्सर सेमिनार्स में जाते हैं, स्टूडेंट्स से रूबरू होते हैं, मोटिवेशनल स्पीक देते हैं, तो किस तरह की समस्याएं देखते हैं स्टूडेंट्स में, आजकल के यूथ में? आपको लगता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझने का अंतर है, या वो जल्दी सफल होना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट से? क्या आप महसूस करते हैं? मैं इंडिविजुअल्स सभी को इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से कोई जनरलाइज नहीं कर सकता कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जो मेरे से सहायता मांगते हैं मैं उनको एजुकेशनल गाइडेंस
और कैरियर की जो गाइडेंस जो मेरे पास है, वो मैं उनको अपनी तरफ से देने की कोशिश करता हूं। वास्तविक रूप से समझा, वास्तविक रूप से जनरलाइज करके मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि स्टूडेंट्स की क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से होती हैं, या उनका सोल्यूशन क्या निकाला जाना चाहिए। जी हाँ, सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी, बहुत सी बातें हैं लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम है। मैं 2-3 प्रश्न और आपसे करना चाहूंगा कि अक्सर हम एक डिग्री लेकर, आज के यूथ की 1 या 2 डिग्री लेकर, और जैसे ही हमको जॉब मिलता है हम सबसे पहले पढ़ना छोड़ते हैं। आपका उदाहरण, और आपने जिन लोगों के नाम लिए कि जिनके पास 100 से भी अधिक डिग्रियां हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ये जैसे ही हम पढ़ना छोड़ते हैं किसी जॉब में जाने के बाद, तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया को, हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को रोक देता है। हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम कोई डिग्री या किसी कॉलेज के कोर्स की किताब पढ़ें। हमें, जैसा आपने कहा कि सामान्य अखबार पढ़कर भी हम अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं, अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे उन लोगों से जो तुरंत पढ़ना छोड़ देते हैं किसी रोजगार में आने के बाद? मेरा ये कहना है कि ये डिग्रियां लेना, ये तो मुझे कोई इस फील्ड में जाना था, या मेरे कोई संस्कार या मेरा कोई सौभाग्य है, इस तरह से मैं इस क्षेत्र में चला गया। लेकिन हर किसी को जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता। और जो लोग डिग्रियां नहीं ले पाते या जो अध्ययन नहीं कर पाते या किसी काम से जुड़ करके उसको डीपली ले लेते हैं और उसमें उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, इसके अलावा वो उसमें ऐसी कंट्रीब्यूटरी स्टेज पे आ जाते हैं, वो समाज के लिए पॉजिटिव होता है, तो वो अपने आप में वो उसका भी महत्व है, उसका बहुत महत्व है। और जैसे मैं भारत में हम लाइफ लॉन्ग लर्नर जो मैंने 4-5 बताया आपको, इस तरह से होंगे तो मुश्किल से 100 होंगे, 1000 होंगे। अब भारत की पॉपुलेशन तो जी यानी आप 1.5 अरब होने जा रही है, तो सभी लोग ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जो लोग सामान्य जीवन जीते हैं या सामान्य तरीके से भी अपने आत्म कल्याण के लिए काम करते हैं, विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। सराहनीय प्रयास, सराहनीय, हाँ, कि वो अपनी सोसाइटी अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, वो काम अपनी जगह है, ये काम अपनी जगह। यानी पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है कि आप एक पढ़ाई लिखाई, मुकम्मल पढ़ाई करके अगर आप अपने परिवार को चलाने लायक कमा लेते हैं और एक अच्छे रोजगार में है, स्टेबिलिटी है, तो भी आप एक सफल, आपको अपने रियल लाइफ सेटिंग की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखना है, वो आपको परमिसिबल हैं, आपके लिए आपको परमिट कर रही हैं, तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। या फिर प्रेरणा जो आपको लेनी है, आपको अपनी रुचि और अपने संस्कार के हिसाब से, जो आपको विवेक कहता है, विवेक कहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसको देख करके चलना चाहिए। जी हाँ, अभी आपकी 1962 में जन्म लेकर अब तक काफी लंबी यात्रा हो गई और काफी सारा आपने साहित्य पर काम किया है, इतनी सारी पढ़ाई आपने की है, अभी भी आपका अध्ययन जारी है, सीखने की प्रक्रिया जारी है। कुछ और अभी सपने बाकी हैं आपके कि अभी कुछ करना है, ये काम बाकी रह गया, या अब आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, आप थोड़ा रेस्ट करें, विराम दें इन सारे काम को और एक सामान्य जीवन, जैसा कि आपके फ्रेंड सर्कल के लोग कहते हैं कि आप आराम से जिए और खुश रहें? कुछ काम ऐसा बाकी है जो आप करना चाहते हैं, कोई सपना पूरा करना बाकी रह गया हो? काम तो ये, जैसे जो स्किल्स प्राप्त की गई हैं, जब तक इनको चरम परिणति पे नहीं पहुंचाया जाए तो आदमी सेटिस्फाई होकर के बैठ नहीं सकता। तो ये कहाँ ले जाएगी, ये फिर विसिट्यूड वाली बात है। जी। और मैं तो यही कोशिश करूंगा कि इनको पूरी तरह से सार्थक करने की कोशिश की जाए, चाहे मैं प्रैक्टिकली इनको एप्लीकेबल करूं या फिर वापस लेखन की दुनिया से ही इनको सार्थक बनाने की कोशिश करूं, वो सब भविष्य के गर्व की बातें भी। सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी, अभी तक की जो आपकी जीवन यात्रा है वो बेहद मजेदार है। आप लगातार सीख रहे हैं, सीखते रहें और जो कुछ सीखा हुआ है उसको हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए हम काम करते रहें। हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको न केवल अपने तक रखें बल्कि उसको आगे तक फैलाएं और लोगों को उस ज्ञान से आलोकित करें, प्रकाशित करें। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए और अपनी जीवन यात्रा के बारे में इतनी अच्छी बातें आपने हमको बताई। आपके यहां आने का सुरेश कुमार श्रीचंदानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।